हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं एक बार फिर जीएस विजय एजुकेशन यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने हूँ। दोस्तों, हम पॉलिटिकल साइंस समकालीन विश्व भाग 1 जो हम पढ़ रहे थे उसमें शीत युद्ध के दौर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। शीत युद्ध के बाद ये चैप्टर हटा दिया गया है, लेकिन इसका अध्ययन भी जरूरी था। और अब है द्विध्रुवीयता, यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत, जो कहाँ कब स्टार्ट हुई थी। द्विध्रुवीयता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 1947 में, यानी कि कोल्ड वॉर। दो महाशक्तियां थी, उनके मध्य कोल्ड वॉर शुरू हुआ। अब कोल्ड वॉर समाप्त कैसे हुआ, हम इस चैप्टर में देखेंगे कि इसका अंत कैसे हुआ। तो दोस्तों, शीत युद्ध, फिर बर्लिन की दीवार, ये कब? 1961 में। बर्लिन की दीवार का जो मतलब था वो ये था कि दुनिया दो भागों में बट गई, एक पूंजीवादी और दूसरी साम्यवादी। यानी कि बर्लिन की दीवार से विश्व दो भागों में किया, पूंजीवादी और साम्यवादी। यहां पर अमेरिका और यहां पर रूस। फिर हमने देखा क्यूबा मिसाइल संकट, जो शीत युद्ध का चरम बिंदु था, कब? 1961। फिर पूर्वी जर्मनी ने दीवार गिरा दी, जो बर्लिन की दीवार थी उसको गिराई कब? 1989 में। इसके साथ ही दूसरी दुनिया का पतन हो गया। अभी हम देखेंगे आगे कि दूसरी दुनिया किसे कहा जाता था, और शीत युद्ध समाप्त हो गया, जो कब से कब तक चला था? 1947 से 1991। तो 1991 में दूसरी दुनिया का भी पतन हो गया और एक ही महाशक्ति बची, वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, ये इतना पहले हम पढ़ चुके हैं, उसका रिवाइज था। अब जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो है सोवियत प्रणाली। यानी कि सोवियत प्रणाली क्या थी। तो दोस्तों, अब इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, सोवियत प्रणाली यानी कि जो रूस में क्रांति हुई थी 1917। कब हुई थी? 1917 में रूस में जो क्रांति हुई थी, इसका जो नेतृत्व किया था व्लादिमीर लेनिन ने। व्लादिमीर लेनिन, वो इस क्रांति के नायक थे। साम्यवादी समाजवादी सोवियत संघ या सोवियत गणराज्य। अब देखते हैं कि रूसी क्रांति के क्या कारण थे उस समय। तो दोस्तों, रूसी क्रांति के कारण थे, एक तो रूस की शाही सरकार, यानी कि भ्रष्टाचार चरम पर था। पहला कारण तो ये। दूसरा, जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध में रूस बुरी तरह हार गया।
रूस बुरी तरह हार गया तो क्या इससे क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, महंगाई बढ़ गई और किसान, श्रमिक, मिडिल वर्ग यानी कि जो जारशाही शासन था उसके विरुद्ध खड़ा हो गया और समाजवाद का या साम्यवाद का बीजारोपण हो गया। अब ये देखते हैं कि एक रूसी क्रांति का जो मेन मकसद था वो पूंजीवाद को रोकना, दोस्तों पूंजीवाद अमेरिका इसका नेतृत्व कर रहा था तो उसको भी रोकना। यानी कि पूंजीवाद को समाप्त करके स्थापित करना। एक समता मूलक यानी कि सभी को समान समझा जाए, यानी कि समता मूलक समाज की स्थापना की जाए और निजी संपत्ति या जो निजी संपत्ति की जो संस्थाएं थी उनको समाप्त कर दिया गया। एक निजी क्या हुआ, जो निजी संस्थाएं थी, जो निजी मतलब संपत्ति की जो निजी संस्थाएं थी उनको भी समाप्त कर दिया गया और समाज में समानता स्थापित करने की कोशिश की गई। भाई एक क्या है कि जब सभी संस्थाएं जो निजी संपत्ति रखती हैं उनको वितरित कर दिया जाए तो समाज में एक समानता स्थापित हो जाएगी। ये एक तरह का प्रयास था। रूसी क्रांति जब हुई तब उसमें एक तरह का प्रयास था कि समाज में समानता स्थापित की जाए, जो निजी संपत्ति की जो संस्थाएं थी उनको समाप्त कर दिया जाए। ये एक महत्वपूर्ण था। अब इसका प्राथमिक महत्व क्या था, अब हम देखते हैं इस टॉपिक को कि इसका प्राथमिक महत्व क्या था। एक तो पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी की संस्था और दूसरी जो राज्य, यानी कि दो चीजें महत्वपूर्ण हो गई, राज्य एंड पार्टी। कौन सी दो चीज महत्वपूर्ण हो गई, प्राथमिक महत्व इनका ये था कि प्राथमिक उद्देश्य था राज्य और पार्टी जैसी संस्थाओं को स्थापना करना। अब सोवियत राजनीति की जो प्रणाली की जो धुरी थी वो क्या थी, तो ये है सोवियत धुरी क्या थी। इस चीज को समझते हैं कि जो इसकी मैन धुरी या मैन महत्वपूर्ण क्या था इसमें, तो दोस्तों इसमें एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी।
कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। और इसके संस्थापक कौन थे? व्लादिमीर लेनिन इस पार्टी के संस्थापक थे। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी खास बात यह थी कि वहां पर रूस में या सोवियत संघ में सिर्फ एक पार्टी थी, दूसरी पार्टी या दलों को कोई जगह नहीं थी, सिर्फ एक पार्टी का शासन था। विपक्ष या राजनीतिक दलों को महत्व नहीं था यहाँ। तो कहने का मतलब एक इस तरह समझ सकते हैं कि एक निरंकुश सरकार भी कह सकते हैं, क्योंकि जहां विपक्ष नहीं होता वहां पर एक पार्टी का शासन होता है, वो निरंकुश भी हो सकता है। फिर हमने भी देखा था दूसरी दुनिया, और इसका जो मेन जो मकसद था कम्युनिस्ट पार्टी का, योजनाबद्ध और राज्य पर नियंत्रण। वही आ गया निरंकुश शासन। तो दोस्तों जहां एक पार्टी का शासन होगा वहां निरंकुशता होगी। फिर इस आगे जाकर इसमें भी इनको विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जहां एक पार्टी है वहां ये घटनाएं होती हैं। अब देखते हैं दूसरी दुनिया क्या थी। दूसरी दुनिया किसे कहा जाता था, या फर्स्ट में तो हम समझ ही गए जो विकसित देश थे वो, लेकिन दूसरी दुनिया के देश यानी कि समाजवादी खेमे में यानी कि समाजवादी खेमे में देशों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पूर्वी यूरोप के खेमे में सेकेंड विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोपीय देशों को मुक्त कराना। इसलिए दोस्तों यानी कि फांसीवादी जो ताकतें थी उनसे पूरी यूरोप को मुक्त कराया गया, और इसी को दूसरी दुनिया कहा गया है। यानी कि दूसरी दुनिया में कौन से आ गए? एक तो रूस या फिर सोवियत संघ कह सकते हैं, और दो ये दूसरी दुनिया के देश, दूसरी दुनिया में ये देश आते थे। और इस खेमे का जो दूसरी दुनिया थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? रूस। क्लियर दोस्तों, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था?
रूस इसका नेतृत्व कर रहा था। तो दोस्तों अभी इसमें सोवियत प्रणाली क्या थी, अभी थोड़ा उसमें और पढ़ेंगे हम, शायद छोटी क्लास हो 10-15 मिनट की, तो देखने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। दोस्तों कल हम सोवियत जो प्रणाली दूसरी दुनिया तक हमने देखा है, फिर हम उसकी अर्थव्यवस्था और कैसे दूसरी दुनिया का अंत हुआ और फिर संयुक्त सोवियत संघ का विघटन हुआ, या ऐसी कौन सी कारण थे जिनके कारण इनका विघटन हुआ, तो हमने अभी 1917 की क्रांति के बाद क्या बदलाव आए वो हमने देखा। इससे अगला हम पार्ट कल मॉर्निंग में कल की मॉर्निंग में हम इसको देखेंगे। ओके, लाइक शेयर करना, और दोस्तों कहीं कोई कमी लगे तो कमेंट करना, बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।